हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लूसेंट जीके वन लाइनर को कवर कर रहे हैं और ये टॉप 2100 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे, जिसके अंदर आपकी पूरी लूसेंट यहाँ पर कवर कर दी जाएगी। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो पहले वाले पार्ट हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो का, इस सीरीज़ का हमारा चौथा पार्ट है, इसको शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम किन शासकों ने किया था। तो सिक्कों के ऊपर जो लेख लिखा जाता है वो सबसे पहले शुरुआत करी थी जो यवन शासक थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, प्रश्न बनता है सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया। तो जो यवन शासक थे उन्होंने ये कार्य किया था। दूसरा प्रश्न है, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी। तो भारत के अंदर जो पुरापाषाण कालीन औजार मिले हैं उनकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने करी थी 1863 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है सभी को एक साथ लेकर चलते हैं ताकि आपके सभी क्वेश्चन जो हैं वो एक ही जगह पर क्लियर हो जाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे। तो ये प्रश्न बनता है, आपको पता है जो आर्य थे वो भारत में आकर बसे। ठीक है, तो आर्य सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे। तो ये पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। अगर पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले कहाँ आकर बसे तो भारत में ये सबसे पहले पंजाब में आकर बसे थे। ठीक है, एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया किसने माना। तो किसने कहा था कि जो आर्य लोग थे, आर्य ये कहाँ से आए थे। तो ये आए मध्य एशिया से, ये कहा था मैक्स मुलर ने। ठीक है, इनकी बनाई सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कई बार प्रश्न बनता है। तो आर्य सभ्यता जो थी वह एक प्रकार की वैदिक सभ्यता थी या फिर कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। प्रश्न बनता है आर्यों की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी या शहरी थी। तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि आपको पता होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अगला है एक महत्वपूर्ण पॉइंट, आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी। तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और इनका जो मुख्य पेय पदार्थ था वो था सोमरस, जो किससे बनाया जाता था, वनस्पति से ये बनाया जाता था। ठीक है, और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि और पशुपालन इनका जो मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो देखिए गौतम बुद्ध, ये महात्मा बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कहाँ है, ये कौशल महाजनपद है। देखिए अगर पर्टिकुलर जगह पूछेगा तो वो है श्रावस्ती। ठीक है, और अगर ऑप्शन में श्रावस्ती ना दिया जाए फिर आपको कौशल दिया जाएगा, क्योंकि भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, उन्हीं में से एक महाजनपद है कौशल। ठीक है, तो वहाँ इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगर पूछा जाए पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो बौद्ध ग्रंथों में जो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे ही कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है बौद्ध के प्रथम उपदेश थे। किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है, जैन अवेस्ता धार्मिक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बनता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न कई बार बनता है ना कि कुरान किस भाषा का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, बाइबल किस धर्म का वो है, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का है, आपको पता है, बाइबल ईसाई धर्म का है। इसी प्रकार जो जैन अवेस्ता है यह पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें जो पारसी लोग होते हैं ये केवल एक ईश्वर को मानते हैं। किस ईश्वर को, तो अहूर को ये मानते हैं। ठीक है, तो पारसी लोग कि ईश्वर को किसको मानते हैं, तो ये अहूर को अपना ईश्वर मानते हैं। ठीक है, और इनके अनुयायियों को, जो पारसी धर्म होते हैं, जो पारसी धर्म के लोग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अग्नि पूजक भी कहा जाता है। आपको प्रश्न बन सकता है किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है, तो पारसी धर्म के लोगों को कहा जाता है। ठीक है, और इनका धार्मिक ग्रंथ है जैन अवेस्ता। ठीक है, जैसे इस्लाम धर्म में है कुरान, ईसाई धर्म में है बाइबल और हिंदू धर्म में है भगवत गीता। ठीक है, अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोट्स के रूप में किसने की थी। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में ये भी बनता है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये कहा कि विलियम जोन्स ने कि सैंड्रोकोट्स जो है वो कौन है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ के चलते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा किसने। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले सैंड्रोकोट कहा वो जस्टिन ने कहा। जस्टिन कोई इतिहासकार था, उसने ये कहा कि भारत में एक चक्रवर्ती सम्राट राज कर रहा है जिसका नाम है सैंड्रोकोट्स।
ठीक है, ये जस्टिन ने कहा। बाद में विलियम जोन्स ने ये पहचाना, ये बात बताई कि जो सेंड्रोकोट्स बताया गया है कि भारत में राज कर रहा है, वो कोई सेंड्रोकोट्स नहीं, वो सेंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, तो सेंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करी थी विलियम जोन्स ने। ठीक है, विलियम जोन्स ने कहा कि सेंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त मौर्य एक ही व्यक्ति है। ठीक है, एक और चीज़ आपको विलियम जोन्स से याद रखनी है कि जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है 1784 में कलकत्ता में, किसने करी थी? विलियम जोन्स ने करी थी। ठीक है, 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। अब और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, और ये 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, 322 ईस्वी पूर्व में ये गद्दी पर बैठा। इसने जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसको इसने पराजित किया था। ठीक है, किसकी मदद से पराजित किया था? चाणक्य की मदद से पराजित किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो मुद्रा राक्षस है, जिसके रचयिता कौन है? विशाखदत्त। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका है जो शब्द है वृषल। वृषल शब्द का मतलब होता है नीचे कुल में उत्पन्न हुआ। ठीक है, यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न। तो प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस पुस्तक में वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, या फिर मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो वो है मुद्रा राक्षस। किसने की रचना है? ये विशाखदत्त की है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसी की मदद से इसने घनानंद को हराया था, नंदवंश को यहाँ से हराया था। और चाणक्य की एक किताब है अर्थशास्त्र। तो प्रश्न बनता है जो अर्थशास्त्र किताब है वो किसने लिखी है? ये लिखी है चाणक्य ने। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो अर्थशास्त्र किताब है इसका संबंध किससे है? तो यह इकोनॉमी से संबंधित नहीं है, यह राजनीति से संबंधित है। ठीक है, तो राजनीति से संबंध है अर्थशास्त्र का। चाणक्य के अन्य नामों की बात करें तो कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है चाणक्य को। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और इसको जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो जैन गुरु थे भद्रबाहु, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दी थी। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? आपको पता है सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, और हराने के बाद जो सेल्यूकस निकेटर था इसने अपनी पुत्री जिसका नाम था कार्नेलिया, तो कार्नेलिया का विवाह कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? कार्नेलिया था। निकेटर का एक राजदूत भी था मैगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और उसने एक किताब लिखी है इंडिका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके चंद्रगुप्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी यहाँ पर आपके कवर हो चुके हैं। आखिर में आती है चंद्रगुप्त की मृत्यु कब होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इनकी मृत्यु होती है 298 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है? श्रवण बेलगोला में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनसे संबंधित सभी प्रश्न हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अगला है गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो देखिए गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। ठीक है, रुपया का या रुपया का कहा जाता था। और जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी, सोने के जो सिक्के होते थे, उनके लिए दिनार शब्द का प्रयोग किया जाता था। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चांदी को रुपयक और स्वर्ण को दिनार। अब यहाँ पर 3 प्रश्न हैं ये वाले, इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए थे भारत के अंदर? तो वो गुप्त जो शासक थे, ठीक है, गुप्त वंश के शासक, उन्होंने किए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा सबसे पहले किसने किए। सिर्फ सोने के सिक्कों की यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, स्वर्ण मुद्राओं की सबसे पहले किए थे यूनानियों ने। ठीक है, सबसे पहले जो यूनानी शासक थे, इनको कहीं पर इंडो यूनानी शासक भी बोला गया है, तो सबसे पहले यूनानियों ने जारी किए थे सोने के सिक्के। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा किसने किए, तो गुप्त शासकों ने। और अगर पूछेगा सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो कुषाणों ने वो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तीनों अलग अलग प्रश्न हैं। अगला है हमारा, दिल्ली के किन सुल्तानों के समय
अमीर प्रभावहीन हो गए थे। देखिए जो अमीर वर्ग था वो किन सुल्तानों के समय में प्रभावहीन हो गया था, तो दो सुल्तान थे, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। इनके टाइम पे जो अमीर थे इनके हाथों में शक्तियाँ नहीं थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अमीरों का चरम कब था, चरमोत्कर्ष कब था इनका, तो सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव था लोधी वंश के समय में, ठीक है। तो प्रश्न बनता है किन के समय में शक्तिहीन हो गए थे और किन के समय में शक्तिशाली हो गए थे। तो शक्तिहीन हो गए थे बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, और शक्तिशाली हो गए थे लोधी वंश के टाइम पर। इक्ता प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान ने करी थी, तो देखिए जो इक्ता प्रथा थी इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने करी थी, ठीक है, और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। तो प्रश्न बनता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इक्ता प्रथा की शुरुआत कराई, तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक था ये, एक्चुअल संस्थापक, ठीक है। वैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो इल्तुतमिश है, ठीक है। पुनः शुरू किसने कराया, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बंद करा दिया, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा तो इसने दोबारा से इक्ता प्रथा को शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, तो देखिए शिवाजी का जो मंत्रिमंडल होता था उसे अष्टप्रधान कहते थे, ठीक है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसा प्रश्न पेपर में बनता है, आपको पता है विजयनगर साम्राज्य में जो कृष्णदेव राय थे उनके दरबार में तेलुगु के 8 महाकवि रहते थे, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 कवि जो कि किसके दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के, और शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता है अष्टप्रधान, ठीक है। और अष्टप्रधान में भी इनका जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता था वो कौन होता था, सबसे महत्वपूर्ण पेशवा, ठीक है। पेशवा तो उस समय होता नहीं था, प्रधानमंत्री होगा इनका शायद कोई, ठीक है। अगला है पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो देखिए ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं। उत्तराखंड में भी एक बार प्रश्न बन चुका है कि जो भगत जवाहरमल थे उनका संबंध किस विद्रोह से है, तो ठीक है वो कूका विद्रोह से संबंधित थे, तो विद्रोहों से भी प्रश्न बनते हैं। तो जो पागलपंथी विद्रोह था यह असम में हुआ था 1825 और 27 में, ठीक है। और इसका नेता कौन था, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो टीपू जो थे वो पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व करता थे, ठीक है। असम में और भी विद्रोह हुए थे, कौन कौन से उनको यहीं पर देख लेते हैं। एक विद्रोह था अहोम विद्रोह, तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में, ये भी असम में हुआ, और इसका जो लीडर थे वो थे गोमधर कुंवर, ठीक है। और खासी विद्रोह भी असम में होता है। तो डायरेक्टली प्रश्न बनता है पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ, खासी विद्रोह कहाँ हुआ, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, ठीक है। अगला है इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था, और इस विद्रोह को जो दमन किया था वो किया था कर्नल नील ने, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। उस समय किस ऑपरेशन के तहत जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, सुबह सुबह। तो उस समय खुफिया रेडियो चलाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी पूरे देश में, उनका नाम था उषा मेहता, ठीक है। अगला है गांधी जी ने देश रत्न की उपाधि किसे दी थी, तो गांधी जी ने देश रत्न की उपाधि दी थी जो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इन्हीं को राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है, ये उपाधि भी इनको महात्मा गांधी ने दी थी। तो प्रश्न बनता है देश रत्न या फिर अजात शत्रु किसको कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर मंडल की जो कंप्लीट ऊर्जा है, पूरी ऊर्जा, उसका स्रोत माना जाता है सूर्य को, ठीक है। और सौर मंडल की खोज किसने करी थी, कोपरनिकस ने करी थी। अगला है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो क्या होता है, यानी कि जो हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, और जब वहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ती है सूर्य की किरणें लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, तो क्या होता है, तो दिन रात बराबर हो जाते हैं, यानी कि दिन की अवधि कितनी हो जाती है 12 घंटे, रात की अवधि कितनी हो जाती है 12 घंटे। इसको क्या कहते हैं, इसे विषुव या फिर इक्विनॉक्स इसको कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए शरद विषुव कब होता है तो 23 सितंबर को, और बसंत विषुव कब होता है तो 21 मार्च को ये होता है, ठीक है। यानी कि जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो इनमें से कौन सा महाद्वीप, आपको प्रश्न बनता है पेपर में, कौन सा है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो नील नदी पर जो शहर है सबसे बड़ा वो बसा है काहिरा,
ठीक है। और नील नदी आती कहाँ से है, तो विक्टोरिया झील, वहाँ से ये नील नदी निकलती है। और नील नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है आसवान बांध। तो प्रश्न बनता है आसवान बांध किस नदी पर है, नील नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है विष्णु पुराण से संबंधित वंश कौन सा है, तो किस वंश का उल्लेख विष्णु पुराण में है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो विष्णु पुराण से संबंधित वंश है मौर्य वंश, ठीक है। प्रश्न बनता है पेपर में। मत्स्य पुराण की बात करें तो जो आंध्र का सातवाहन वंश है वो मत्स्य पुराण में है, और वायु पुराण से संबंधित वंश है गुप्त वंश, ठीक है। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश है, मत्स्य पुराण से आंध्र का सातवाहन वंश, और वायु पुराण से गुप्त वंश संबंधित है। अगला है कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं, तो भारत और म्यांमार के बीच हैं पटकाई की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो पटकाई की पहाड़ियाँ किनको अलग करती हैं, भारत और म्यांमार को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो जो बंदरगाह है मुंबई सबसे पहले ये अरब सागर में है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है, अरब सागर में है। और किस द्वीप पर है, तो सॉल्सेट द्वीप पर यह है स्थित है, ठीक है। भारत का ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो देखिए हुंडरू जलप्रपात जो है यह झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख किस वेद में है, तो वामन अवतार के जो 3 पगों का उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। आपको पता है जो वामन अवतार थे ये विष्णु भगवान के 5वें अवतार थे, ठीक है। और इनके 3 पगों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। इसमें कुल मंडल कितने हैं ऋग्वेद के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगर सूक्त पूछे जाएं तो 1028 सूक्त हैं इसमें, ठीक है। इसका पाठककर्ता को क्या कहा जाता है, होर्तु इसके पाठककर्ता को बोला जाता है, ठीक है, जो इसका पाठ करता है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र भी है, ठीक है। प्रश्न बनता है किस वेद में गायत्री मंत्र दिया गया है, तो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में। कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना मंडल कितने हैं, 10 मंडल हैं, तो उन्हीं में से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना किसने करी थी, विश्वामित्र ने करी थी। प्रश्न ये भी बनता है गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने क्यों करी थी, तो लोगों को आर्य बनाने के लिए उन्होंने इसकी रचना करी थी, ठीक है। हस्तलिखित जो त्रिचाएँ हैं या मंत्र हैं उनको क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। ये कौन से मंडल में है, ये 8वें मंडल में है, ठीक है। और सोम देवता का उल्लेख कौन से मंडल में है, ये 9वें मंडल में है, ठीक है। अगला है भारत में मैग्नेसाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ स्थित है, इसको स्थित कर देना, ठीक है। तो भारत में मैग्नेसाइट का जो सर्वाधिक भंडार है यह उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। लगभग कितना 68% जो मैग्नेसाइट है ये उत्तराखंड में होता है, ठीक है। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, तो एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, ठीक है। HTML का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए HTML का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर से संबंधित है HTML। और अगर प्रश्न बने HTTP, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी थी, तो पहली भारतीय पत्रिका जो इंटरनेट पर उपलब्ध कराई गई थी वो कौन सी थी, वो थी इंडिया टुडे पत्रिका, ठीक है। और अगर पूछा जाए पहला समाचार पत्र कौन सा था जो ऑनलाइन आता था, तो ऑनलाइन आने वाला प्रथम समाचार पत्र था द हिंदू, ठीक है। अगला है वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते थे, तो वॉलीबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। और वॉलीबॉल से ही रिलेटेड एक और खेल है बास्केटबॉल, अलग है लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि किस में 5 है किस में 6 हैं, ठीक है। तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो नेशनल जो जर्नलिज्म डे है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, ये मनाया जाता है 17 नवंबर को, ठीक है। और विश्व विद्यार्थी दिवस भी 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोनों दिवस एक ही दिन है, दोनों को आप ऐसे में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस और विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, अगर हिंदी पत्रकारिता पूछा जाए तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 30 मई को, क्योंकि इसी दिन जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदत मार्तंड वो प्रकाशित हुआ था, ठीक है। किस सन में हुआ था वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और उसके संपादक कौन थे वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।
अगला है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो भारत का जो पहला विश्वविद्यालय था वो था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे। तो ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। कुमार गुप्त प्रथम भी इनको बोला गया है कहीं पर, और कहीं पर गोविंद गुप्त भी नाम इनका आया है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में जो मिले आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर ऑप्शन में कुमार गुप्त नहीं है और गोविंद गुप्त दिया है तो फिर आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था उस समय। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा था बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, ये बिहार के अंदर है। और अगर पूछा जाए एशिया में स्थापित या विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, वो था तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना। लेकिन वो भारत में स्थित नहीं है, वो अभी कहाँ था तक्षशिला, वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो भारत का प्रथम पूछा जा रहा है तो वो नालंदा है, ठीक है। अगला है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने करा था, ठीक है। कब करा था, 1926 में। J.L. बेयर्ड जो थे ब्रिटेन के निवासी थे और इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार करा था, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला है इसरो द्वारा मंगलयान को किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो देखिए इसरो ने अपना मंगलयान जो था 2013 में छोड़ा था, ठीक है। किस जो लॉन्चर है उसके द्वारा छोड़ा गया था। तो PSLV C-25 जो लॉन्चर है इसके द्वारा इसरो ने अपना जो मंगलयान था उसको छोड़ा था, ठीक है। कब छोड़ा था, 5 नवंबर 2013 को। जो सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है ये आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहाँ से इस जो लॉन्चर है इसके द्वारा मंगलयान को छोड़ा गया था। कब, 5 नवंबर 2013। और इस जो मंगलयान ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश कर लिया था, 24 सितंबर 2014 को, ठीक है। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना था विश्व का, ठीक है। कैसा, जो पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था, ठीक है। तो ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना था और एशिया का ये पहला देश है जिसने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है, ठीक है। इससे पहले 3 और संस्थाएं हैं, एक अमेरिका ने किया है, रूस ने किया है और एक है जो यूरोपियन यूनियन है उसने करा है, ठीक है। तो इन तीनों के बाद भारत कुल चौथा देश और एशिया का ये प्रथम देश है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण और अनुसंधान संस्थान जो है यह हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, इसको मस्तिष्क का कर देना, ठीक है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1400 ग्राम, ठीक है। और अगर पूछा जाए जो लीवर होता है यकृत का वजन कितना होता है, लगभग 1.5 से 2 किलो, ठीक है। और अगर पूछा जाए किडनी का वजन कितना होता है, किडनी का वजन होता है लगभग 140 ग्राम, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर है टोक्यो, ठीक है। और ये किस द्वीप पर बसा है, यहाँ होन्शु द्वीप पर बसा है। टोक्यो जापान की कैपिटल है और यहीं पर अगले साल इसी साल 2021 में ओलंपिक होने हैं, ठीक है। ओलंपिक का शुभंकर क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला है पत्तियों का रंग किसके कारण पीला होता है। तो जो कैरोटीन है इसके कारण जो पत्तियां हैं उनका रंग पीला होता है, ठीक है। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। तो रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने किया था, ठीक है। कब, 1935 में। प्रश्न बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सभी विकास कार्यों का सार तत्व माना गया था, यानी कि मानव विकास को ही सबसे ऊपर माना गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो वह थी 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसका काल था 1992 से लेकर 1997 में, ठीक है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है। तो बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता था, ठीक है। अगला है नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट कई बार सीधा पूछा जाता है कि नेहरू जो रिपोर्ट आया था ये किसने प्रकाशित करी थी। कई बार लगता है कि जवाहरलाल नेहरू ने करा होगा, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है और किसके द्वारा जारी की जाती है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो जो सल्तनत काल था, दिल्ली सल्तनत काल, उसमें अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध जगह थी देवल। अगला है भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो भारत के अंदर जो सहायक संधि थी ये सबसे पहले यूज़ करी थी डुप्ले ने, ठीक है। ये फ्रांस का था, फ्रांस का गवर्नर था भारत में। और अंग्रेज़ों की बात करें कि प्रथम अंग्रेज़ जिसने सहायक संधि भारत में लागू करी या शुरुआत करी इसकी, वो था वेलेज़ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली।
अगला है बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करा था। तो जो बाइबल है ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ इसको बोला जाता है और इसका जर्मन भाषा में अनुवाद करा था मार्टिन लूथर ने। ठीक है। अगला है सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है। तो सूर्य का जो दीप्तिमान सतह होती है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है और इस प्रकाश मंडल के जो किनारे होते हैं वो नहीं जलते हैं, उनको वो प्रकाशहीन होते हैं, उनमें प्रकाश नहीं होता है और उनको क्या कहा जाता है, वर्णमंडल कहा जाता है। ठीक है। किस रंग का होता है, ये लाल रंग का होता है। अगला है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है। देखिए अगर दो अक्षांश रेखाएं पूछे या दो देशांतर रेखाएं पूछे, दोनों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर ही होती है। ठीक है। इसकी 111 होती है और देशांतरों की लगभग 111.2 किलोमीटर होती है। तो दोनों का आप याद रखेंगे, 111 किलोमीटर आपको याद रखना है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए प्रायद्वीपों का महाद्वीप से मतलब है कि जो यूरोप है इसके जो अधिकांश देश हैं वो 3 जगह से पानी से घिरे हुए हैं, तो उन्हीं इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप बोला जाता है। प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप वो होता है वैसा जगह, वैसी ज़मीन जो 3 जगह से समुद्र से घिरी है। ठीक है। तो वैसे ही यूरोप के अंदर काफ़ी सारे देश हैं जो 3 जगह से समुद्र से घिरे हैं, इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला है फरक्का परियोजना किस नदी पर बनी है। तो देखिए फरक्का परियोजना जो है यह गंगा नदी पर बनी है और अगर ऑप्शन में गंगा ना हो तो फिर आप भागीरथी नदी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है गंगा को शुरुआत में भागीरथी ही कहा जाता है, फिर ये द्वीप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और फिर गंगा के नाम से बहती है। कहाँ पर है ये फरक्का परियोजना, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण राज्य किस में हुआ है, किस राज्य में हुआ है। तो सर्वाधिक नगरीकरण राज्य है भारत का गोवा। ठीक है। किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को समझने वाली बात है, अगर पूछा जाए डायरेक्टली जैसे यहाँ पर लिखा है संविधान की कुंजी किसको कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन अगर प्रश्न बन जाता है कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान की कुंजी किसको कहा है, तो वो कहा है जो संवैधानिक के उपचार हैं, ठीक है, संवैधानिक उपचार के अधिकार हैं उनको कहा है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, उन्हीं को हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है। तो प्रस्तावना को हृदय और आत्मा कहा जाता है संविधान का, लेकिन अगर पूछा जाए अम्बेडकर के अनुसार किसको कहा जाता है, तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 उसको कहा जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो लूसेंट जीके वन लाइनर सीरीज़ है उसका पार्ट 4 था। 200 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं, अगर आप देखेंगे तो हम 200 से कई ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। ठीक है। काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने समझा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।